विज्ञान में शोध आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा जीवों में विविधता का अध्ययन, बायोडायवर्सिटी या डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, विज्ञान एक बहुत ही रोचक विषय है। हम इस बातचीत में विज्ञान सीखने की तौर तरीके और विज्ञान सिखाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत करेंगे और उसी के साथ साथ जीवों में विविधता कैसे होती है, कैसे उसकी पहचान की जा सकती है और कैसे उसको सीखा जा सकता है, इसकी भी बातचीत करेंगे। इसकी बातचीत हम थोड़ा शुरुआत से करते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं। भाग 4 अनुच्छेद 51 को जौ के अंतर्गत उल्लिखित है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम विज्ञान पढ़ते हैं। और विज्ञान पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं? हम जो भी काम करते हैं अपने उद्देश्यों को लेकर करते हैं। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अपने उद्देश्य होते हैं। विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य आपके सम्मुख हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, नवीन वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन अर्थात क्रिएशन ऑफ न्यू साइंटिफिक नॉलेज, और ये सब मानव कल्याण के लिए विज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रकृति के साथ सकारात्मक मानवीय अंतर संबंध, ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं विज्ञान के जो हमारे सम्मुख विज्ञान शिक्षा कैसे चलनी चाहिए और किस प्रकार से विज्ञान का शिक्षण और अधिगम होना चाहिए, उस पर बातचीत के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। विज्ञान को हम कैसे सीखें, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रिसर्च और फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि विज्ञान का शिक्षण जिस प्रकार से कक्षों में किया जा रहा है वो विज्ञान की प्रकृति के अनुरूप नहीं चल रहा है। अर्थात हम विज्ञान को इस प्रकार से सीख रहे हैं कि किताब में जो लिखा हुआ है उसको रट लें और परीक्षा में उसको लिख दें। इतने से विज्ञान सीखा और सिखाया नहीं जा सकता। विज्ञान की भी अपनी प्रकृति है जिसमें प्रक्रिया, उत्पाद और वैज्ञानिक पद्धति प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस के अंतर्गत विज्ञान के कौशल, जिसमें अवलोकन, हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, उपयोग। अवलोकन केवल आंखों से देखना ही अवलोकन नहीं है। छोटे बच्चों को आप देखें, उनकी एक्टिविटीज को आप देखें तो वो बड़े गौर से अवलोकन करते हैं, चीजों को खोलते हैं, बंद करते हैं, चलाते हैं, तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। लेकिन जो जो हम बड़े होते जाते हैं हम अवलोकन के गुण को भूलते जाते हैं। वर्गीकरण, अनुमान, परिकल्पना, प्रयोग, ये सब प्रक्रियात्मक कौशल हैं। इनके द्वारा विज्ञान का सीखना और सिखाना होना चाहिए। हम जोर देते हैं इस बात पर, इस बात को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि विज्ञान पढ़ाना और पढ़ना नहीं है, अपितु सीखना और सिखाना है। विज्ञान के प्रक्रिया के द्वारा जो सिद्धांत, अवधारणा, नियम और सिद्धांत बनते हैं, तथ्य बनते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। आजकल हम जो किताबों में पढ़ते हैं, आजकल जो टीचिंग, जिसे हम पढ़ना और पढ़ाना कहेंगे, जिसे हम रट करके इम्तिहान में लिख देते हैं, वो अधिकतर ऐसा होता है कि हम उत्पाद यानी नियम, सिद्धांत पढ़ लेते हैं और उनको याद करके रट के इम्तिहान में लिख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब जो वैज्ञानिक पद्धति पर निर्भर है, पूरा एक सिस्टम है जिसमें विज्ञान बच्चे के सम्मुख समस्या होनी चाहिए, परिकल्पना होना चाहिए, प्रयोग होने चाहिए, अवलोकन होने चाहिए और वर्गीकरण के आधार पर
वो अपने निष्कर्ष को निकाल करके तब कहीं जाकर के उत्पाद बनते हैं और उनको हम सीखते हैं। उस प्रकार से विज्ञान सीखा और सिखाया जाने की आवश्यकता है। ये जो टाइटल आप देख रहे हैं, विज्ञान में शोध आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, हम इसको थोड़ा सा खोल करके इस पर बातचीत करते हैं। रिसर्च बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन साइंस, ये एक विज्ञान को सीखना और सिखाना एक टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है। जहां टीचिंग होगी वहां लर्निंग होगी और ये एक प्रक्रिया है। इसको यदि हम देखें तो ये शोध आधारित प्रक्रिया है। ये अपने अनुभव के द्वारा मैंने यहां पर ये टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि पहले की किताबों में आप साइंस की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक विधि हमने बीएड और एमएड में पढ़ी है, इंडक्टिव मेथड पढ़ा है, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा है और समस्या समाधान विधि पढ़ी है। इससे पहले जो मेरा प्रस्तुतिकरण था, पिछले जो ये वर्कशॉप हुई थी, उसमें इन्हीं सब विधियों की विस्तार व्याख्या की गई थी पिछले आर्टिकल में। और ये आर्टिकल इसका अगला भाग है पिछले आर्टिकल का, जिसमें बताया गया है कि इन चारों विधियों को यदि समेकित रूप में देखा जाए तो ये सब की सब विधियां शोध आधारित हैं, यानी खोजी प्रवृत्ति पर आधारित हैं और इनके द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलनी आवश्यक है। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि इसका शोध आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में इस प्रकार से समझा जा सकता है। कक्षा 9 में जीवों में विविधता एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, जीवों में विविधता पाठ है, उसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहां पर हम इसको ध्यान में रखते हुए शोध आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वर्णन करते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम करने के लिए सरल तथा खोजी प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाकलाप और प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जीवों में विविधता का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये कक्षा 9 का एनसीईआरटी की पुस्तक जीवों में विविधता अध्याय 7 है, जिसकी हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी टॉपिक को लेकर के आप इस प्रकार से विज्ञान का शिक्षण और अधिगम कर सकते हैं। जीवों में विविधता के लिए देखें कि आजकल जो वर्गीकरण है वो वाटिकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत उसमें वर्णित किए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 जगतों का वर्गीकरण इस प्रकार से दिया गया है। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्रोटिस्टा और बहुकोशिकीय को देखें तो कोशिका भित्ति सहित जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने वाले, जिसमें प्लांटी आ जाता है, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती वो एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं प्रमुख रूप से ये हैं कि इनमें ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनका एक कोशिकीय शरीर होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु आदि। इनका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप देखते हैं कि जीवाणुओं का किस प्रकार से है, और इसमें देखिए केंद्रक, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जैसे एक कोशिकीय शैवाल। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जो एक बहुत सरल और पूर्व से ही हर क्लास में जिसको डिटेल में पढ़ा जाता है। तीसरा फंजाई या कवक, विषमपोषी होते हैं ये, काइटिन की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है इनमें, जैसे मशरूम आदि। इसका उदाहरण है एगेरिकस, जिसको सामान्य भाषा में सांप की छतरी भी कहते हैं। फिर अगला प्लांटी है, इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये स्वयपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं,
सभी प्रकार के पेड़ पौधे इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। प्लांटी का जो वर्गीकरण आजकल है वो इस आधार पर है। पूर्व प्रचलित जो वर्गीकरण था उसमें कुछ जटिलताएं हैं और वर्तमान जो वर्गीकरण है वो बहुत सरल है और बड़े ही संक्षिप्त रूप में उसको सीखा और समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए भी ये आवश्यक है कि इसके जो आधार हैं, वर्गीकरण के जो आधार हैं, उन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि ये वर्गीकरण किस प्रकार से बना, यानी थैलोफाइटा हैं तो कौन से हैं और क्यों उनको हमने थैलोफाइटा कहा है। जिसमें जैसे पादप शरीर बिना विभेदन के, जिसमें विभेदन नहीं होगा, वो थैलोफाइटा में रखे जाते हैं। ब्रायोफाइटा बिना संवहनी ऊतक के, यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक नहीं पाया जाता, ऐसे ब्रायोफाइटा में होते हैं। और इसी प्रकार से बीज रहित, जिनमें बीज नहीं बनते, टेरिडोफाइटा, बीज उत्पादित करने वाले फेनरोगैम, जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में आसानी से वर्गीकृत किए जाते हैं। इनका उदाहरण देखिए, थैलोफाइटा का उदाहरण स्पाइरोगाइरा, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि क्या क्या इसमें वर्गीकरण के लिए लक्षण पाए जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वर्गीकरण को रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनके जो लक्षण हैं उसके लक्षण पर उनको पहचान करके और तब उसको समझने की आवश्यकता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण मॉस है, जो बरसात के दिनों में अधिकतर आप देखते होंगे हरी हरी रंग की काई दिखाई देती है, और वो जल वाली काई नहीं, परंतु जो नमी वाले स्थानों पर पत्थरों पर उगी हुई जो काई हो, जिसको हम कहते हैं, वो वास्तव में काई नहीं है परंतु मॉस है, जिसको हम हैंड लेंस की सहायता से देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। टेरिडोफाइटा बहुत नमी वाले स्थानों पर हमें मिलते हैं और जिनको बचपन में बच्चे हाथ पर छापते थे, पीछे की तरफ उसके स्पोर छप जाते हैं और हाथ पर बड़ा अच्छा डिजाइन बनता है, वो स्पोर हैं और उनको बड़ी अच्छी तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये टेरिडोफाइट्स हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक विज्ञान को हम लक्षणों के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान के प्रैक्टिकल करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक विज्ञान की आत्मा मर जाएगी और आत्मा के बिना शरीर कैसा होता है, वो शरीर मृत है। इसी प्रकार से मैं फिर कहने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं कि विज्ञान को प्रैक्टिकल के बिना ना पढ़ें, प्रैक्टिकल करते हुए सीखें विज्ञान को। जिम्नोस्पर्म, साइकस, देखिए मेल और फीमेल किस प्रकार से दिखाए गए हैं इसके लक्षण, और इसको भली भांति आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्गीकरण के लिए लक्षण उपस्थित हैं। एनिमेलिया देखिए यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं और कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती। इसका वर्गीकरण ये बड़ा जगत है, इसलिए प्राणी जगत के वर्गीकरण को देखिए किस प्रकार से रखा गया है। सिलेंटेटा है, इसमें पॉरीफेरा से शुरू हुआ है, सिलेंट्रेट्स हैं, निमेटोडा हैं, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं, फिर कॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा है और मत्स्य, स्थलचर, सरीसृप और पक्षी, और इसके साथ साथ मैमल्स हैं, जिनके आप देखें कि इसको यदि बच्चे इस चार्ट को प्रैक्टिकल करते हुए सीखें और समझें, और शिक्षकों से भी ये अनुरोध है कि प्रैक्टिकल करते हुए यदि हम क्लासिफिकेशन को पढ़ाएं तो बड़ा ही, जो जिसको कहते हैं कि ये बड़ा नीरस विषय है और रटने के बिना इसका काम ही नहीं चलता, ये भी बड़ा रोचक विषय बनाया जा सकता है। पॉरीफेरा को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, साइकन इसमें है उदाहरण के रूप में। देखिए किस प्रकार से उसमें उसकी बॉडी है और किस प्रकार से चित्र के माध्यम से समझाया गया है। विभिन्न जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से बताए गए हैं। हम ड्राइंग बनाते हैं, प्रैक्टिकल में फाइल बनाते हैं और केवल उसको ड्राइंग के रूप में बना करके रख देते हैं, तो विज्ञान को सीखने के लिए कला की भी आवश्यकता है। जब भी आप प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे हो
तो आप ये अवश्य महसूस करें कि हम कौन से लक्षण यहाँ पर दिखा रहे हैं चित्रों के माध्यम से, और कैसे वो वर्गीकरण सीखने के लिए और समझने के लिए आवश्यक हैं। हाइड्रा का चित्र हम बनाते हैं, उसमें देखिए कौन कौन से कैसे कैसे लक्षण हैं। फीताकृमि देखिए किस प्रकार से उसमें प्रोग्लोटिड्स हैं और किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। एस्केरिस देखिए निमेटोडा के अंतर्गत आता है और परजीवी है। एकाइनोडर्मेटा तारा मछली, जिसका दोनों तरफ का व्यू चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, और प्यूफीड दिखाए गए हैं जो कि एक प्रोमिनेंट इसकी पहचान है। इस प्रकार से शोध आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किया गया विज्ञान का शिक्षण और अधिगम नवाचारी होगा, यानी इनोवेटिव होगा, और क्रिएशन ऑफ नॉलेज को कर रहा होगा। क्रिएशन ऑफ नॉलेज का मतलब है नवीन ज्ञान का सृजन। ज्ञान का सृजन जब तक नहीं होगा तब तक वो शिक्षा अधूरी रह जाएगी, अर्थात हम लिखे हुए को पढ़ते रहेंगे, जानकारी जो हमारे पास है उसी को हम पढ़ते रहेंगे और नया क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान का सृजन नहीं होगा। जब तक ज्ञान का सृजन नहीं होगा, जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारी ये विज्ञान की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और जिस प्रकार से क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज यानी वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं और उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल करके विज्ञान को सीखेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज होगा, अर्थात नवीन ज्ञान का सृजन उसमें अवश्य हो रहा होगा, और इस प्रकार से किया गया विज्ञान का शिक्षण गुणवत्ता युक्त होगा। थैंक यू।